हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेंट को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था प्लेंट की मीनिंग क्या होती है, क्या क्या चीज़ें प्लेंट में मेंशन होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लेंट को बेसिकली ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से प्लेंट कोर्ट में फाइल की जाती है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट। मीन्स आप जिस कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का नेम मेंशन करना है आपको सबसे पहले तो प्लेंट में। जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में समझा था कि नेम ऑफ द कोर्ट हैज बीन मेंशन इन द प्लेंट। देन आफ्टर शूट नंबर, मतलब कौन सा शूट है, शूट का नंबर आपको मेंशन करना है प्लेंट में। देन आफ्टर आपको पार्टीज का डिस्क्रिप्शन देना है फर्स्ट, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल में लिया है ए बी सन ऑफ सी डी, एज, रेसिडेंट, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये प्लेंटिफ का। देन आफ्टर आपको डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, ये पार्टीज का डिस्क्रिप्शन हो गया इस क्लोज में। देन आफ्टर आपको सब्जेक्ट मैटर लिखना है कि आप जो प्लेंट फाइल कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए फाइल कर रहे हैं। तो इस केस में हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक टेनेंट है जिन्होंने रेंट पे नहीं किया है, तो वी आर फाइलिंग अ सूट फॉर इंजेक्टमेंट। उसको बाहर, घर से बाहर निकालने के लिए हम एक सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, हमें केस के फैक्ट बताना पड़ता है। जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि जो प्लेंट होती है उसमें ना तो एविडेंस होता है ना लॉ होता है, ओनली फैक्ट होते हैं। तो अब इस जो पेरा है इसमें हम सारे जो भी केस से रिलेटेड फैक्ट है वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट फैक्ट है, डेट द प्लेंटिव इज द ओनर ऑफ द हाउस नंबर सिचुएटेड एट एंड बाउंडेड एज फॉलोस। इसमें हमने हाउस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो इसमें हमें मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। ये पहला फैक्ट हो गया। देन आफ्टर आप दूसरा फैक्ट बता रहे हो, दैट अंडर वर्बल एग्रीमेंट मेड ऑन the defendant become a monthly tenant to the plaintiff in respect to the house described in paragraph 1 above at the rent of rupees per month and has been in occupation of the said house as such tenant since the above mentioned date of the agreement। इस फैक्ट में आप बता रहे हो कि जो पार्टीज थे इनके बीच में वर्बल एग्रीमेंट इस डेट को हुआ था, इतने रेंट के लिए हुआ था, मतलब जो अमाउंट है रेंट का वो मेंशन कर रहे हो आप इस फैक्ट में। देन आफ्टर इसी डेट को ऑक्यूपेशन मिल गया था टेनेंट को, ये वाला पैराग्राफ ये फैक्ट बता रहा है। देन आफ्टर दैट द डिफेंडेंट हैज नॉट पेड द रेंट फ्रॉम फर्स्ट जून 2000 और एनी पार्ट देयर, मतलब कि जो ये है कॉज ऑफ डिफॉल्ट, कॉज ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था इस डेट से। आप इस फैक्ट में ये बता रहे हो कि इस डेट से टेनेंट ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में। Then after that, the plaintiff duly determined that said vacancy by serving on the defendant by registered post on October 1st, 2000, a notice to quiet the said house within 30 days of the receipt of the notice and paid the entire arrear of rent from June 20 that the said notice was served upon the defendant on October 7, 20 at the defendant has not vacated the house nor the paid the said errors of rent or any part. Hence, the defendant is liable to injectment under section 20 of the यूपी एक्ट नंबर 13/1970। मतलब ये फैक्ट क्या बता रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने टेनेंट को नोटिस दिया है कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, बट उन्होंने क्या करा है, पेमेंट नहीं करा है। और उनको नोटिस में उन्होंने ये भी मेंशन करा है कि आप जो हमारा मकान है उसको खाली कर दीजिए। बट डिफेंडेंट ने क्या किया, नोटिस देख लिया बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है इस फैक्ट में, जिस डेट को आपने नोटिस सेंड करा था, जिस डेट को डिफेंडेंट को मिला था, बट डिफेंडेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड to the notice। Then after that, now the total sum of rupees is due to the plaintiff as against the defendant is rupees। मतलब आपका जो टोटल ड्यू कितना है वो आप इस फैक्ट में मेंशन कर रहे हो। बेसिकली ये फैक्ट है, ये वेरी करेंगे आप जिस भी केस से रिलेटेड सूट फाइल करोगे ना, तो हर एक केस का अलग फैक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप अपने केस के हिसाब से यहाँ पर फैक्ट मेंशन करोगे। ठीक है, बट जो हमने कुछ चीजें थ्योरी पार्ट में पढ़ी है कि ऐसे फैक्ट मेंशन करना है जिससे कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पता चले, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट पता चले, तो वो वाले फैक्ट हमें जरूर मेंशन करना है। दैट द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सेड हाउस, जहाँ पर हमने ये मेंशन करा है कि कॉज ऑफ एक्शन इस तारीख से अराइज हुआ है, मतलब यहाँ से उनको डिस्प्यूट अराइज हुआ है। दैट द डिफेंडेंट, क्योंकि ये पता है ये जो क्लोज कोज फैक्ट है ये किस लिए मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमें पता चलता है लिमिटेशन पीरियड, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड दिया गया है उसी पीरियड में आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम ये वाला फैक्ट मेंशन कर रहे हैं। दैट द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये जुडिक्शन वाला फैक्ट आ गया। दैट द वैल्यूशन वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर।
और अब नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वेर एवर द प्लेंटिफ क्लेम्स, मतलब कि ये हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि प्लेंट मस्ट कंटेन द रिलीफ सॉर्ट, मतलब कि जो प्लेंटिफ क्या रिलीफ चाह रहा है कोर्ट से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्लेंट में मेंशन करना है, अदरवाइज कोर्ट हमें क्या रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये हमें बड़े ध्यान से मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इस केस में जो प्लेंटिफ है वो क्या क्या रिलीफ चाह रहा है कोर्ट से। That the decree for injectment of the defendant from the house described in paragraph 1 above the pass in favor of the plaintiff, मतलब इसमें ये बोल रहा है प्लेंटिफ कि आप डिफेंडेंट को घर से बाहर निकालो और उसके फेवर में डिक्री आए, प्लेंटिफ के फेवर में। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट में क्या चाह रहा है, दैट द डिक्री ऑफ रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ एरर ऑफ रेंट फ्रॉम जून 1st 20 टू नवंबर 7 20 इज पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। इस पॉइंट में क्या चाह रहा है प्लेंटिफ की, मतलब जो भी एरर हुआ है रेंट का उसकी डिग्री उसके प्लेंटिफ के फेवर में आए, उसको सारा का सारा उसका जो भी एरर है वो मिले उसको। ठीक है, देन आफ्टर द डिग्री ऑफ रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस फॉर यूज ऑफ द ऑक्यूपेशन। इस पॉइंट में क्या चाह रहा है प्लेंटिफ की, जो जिस देश से डिफॉल्ट किया उसके बाद से आज की डेट तक जो भी उसने ऑक्यूपेशन लिया है हाउस का, उसका भी सारा डैमेजेस उसको देना पड़ेगा। Then after the decree for further damages for use of occupation and aforesaid rate till the injectment of the defendant pass in favor of plaintiff as against the defendant payment of additional court fees, additional court fees भी उसको पे करनी पड़ेगी। और then the that cost of the suit भी allowed to the plaintiff, मतलब जो भी खर्चा हुआ उसका सूट फाइल करने में वो सारा डैमेजेस भी पे करना पड़ेगा डिफेंडेंट को। ये सारी चीजें प्लेंटिफ एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब उसको ये सारे रिलीफ चाहिए कोर्ट से। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर आपको प्लेस मेंशन करनी है, देन आफ्टर डेट, देन आफ्टर प्लेंटिफ का जो नेम है वो मेंशन करना है। आप एडवोकेट के थ्रू फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे एडवोकेट का वो आएगा नेम वगैरह। और लास्ट में आपको क्या पता है, एक वेरिफिकेशन देना है कि आई आई ये भी अपना नेम मेंशन करना है। ही अफोर्सेड प्लेंटिफ डू हियरबाय वेरीफाई द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ एंड द अबव प्लेंट आर ट्रू टू माय पर्सनल नॉलेज एंड कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ, मतलब आपको एक वेरिफिकेशन देना है कि आपने जो भी चीज़ें मेंशन की है इस प्लेंट में वो सारी करेक्ट है, जो भी आपको जितना भी नॉलेज था उसके हिसाब से आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। देन आफ्टर आपको साइन करना है, यहाँ पर प्लेंटिफ का साइन होगा बिकॉज ये प्लेंट जो है प्लेंटिफ साइन कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। से ही जुड़े रहे और आगे के इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट सीखते रहें।